हाँ जी, तो 9.5 खिलजी। इससे पहले जितने वंश के बारे में हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया, ठीक है। रजिया को हमने कंप्लीट किया था, फिर आगे जाते जाते बलबन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाता है खिलजी, जिसका सन आता है 1290 से लेकर, मत करो ना यार, एडिट करने में बहुत दिक्कत है। तो खिलजी है जिसका सन आता है 1290 से लेकर 1320, ठीक है। 90 मतलब 10, 20, 30 साल का समय रहेगा इनका, ठीक है। ठीक है, देखना मेरा चेहरा कटे ना, कभी कभी गौर करना, मैंने ऐसा होता ना मेरा चेहरा कटे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। जलालुद्दीन ने 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में पूर्व कुलीन बरकरार रखा और खिलजियों के उदय ने महत्वपूर्ण कार्यालयों में कुलीन वर्ग में गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया। जलालुद्दीन का शासन मात्र 6 वर्ष ही रहा। उसने बलबन द्वारा अपनाए गए कड़े नियमों को ढीला किया और सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जिसके विचार दिया और शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए। क्योंकि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अतः यह सच्चा इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। तो सबसे पहला तो आ जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसका वर्ष रहा 6 वर्ष, ठीक है, 6 ईयर्स ही रहा। खिलजी ने उदारता की नीति अपनाकर अभिजात्य वर्ग का समर्थन हासिल किया। उसने कड़े दंड वाली नीति को त्याग किया, यहाँ तक कि उसने कड़ा दंड नहीं दिया जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। उसने सिर्फ उसे क्षमादान किया, बल्कि उनका विश्वास जीतने के लिए सम्मानित भी किया। हालांकि उसके कई समर्थकों ने उसे कमजोर सुल्तान की संज्ञा दे डाली। जलालुद्दीन खिलजी की सभी नीतियां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पलट दी गई। उसने अपना विरोध करने वालों को कड़ा दंड देने का प्रावधान किया। मतलब सबसे पहला वाला जो है वो आ जाता है जलालुद्दीन खिलजी, और वो करता क्या था, वो बहुत ज़्यादा उसका कठोर नियम नहीं दे सकता था लोगों को। मतलब सजा कुछ भी दे दो, बड़े बड़े सजा होते थे उस टाइम पे कि हाथ काट दो, है ना, हाथी के नीचे को चलवा दो। मतलब छोटी छोटी बात से छोटी छोटी बात पे उनकी सजाएं बहुत बड़ी होती थी। सजा बड़ी क्यों होनी चाहिए? होनी इसलिए ताकि खौफ आए, ताकि आगे के लोग जो है वो ऐसा ना कर सके। चोरी की जाती है हाथ से, हाथ काटो, ऐसा होता था। इसने क्या किया, उल्ट कर दिया। मतलब ये चाहता था कि अगर हम क्षमा करें, लोगों को माफ़ करने लग जाएंगे, तो शायद लोगों का दिल बदल जाएगा, लोग करना बंद कर देंगे, ठीक है। जो इनकी तरफ विद्रोह करते थे उनके लिए भी माफ़ी दे देना, यहाँ तक कि कई बार वो उनको पुरस्कृत भी कर देता था, सम्मानित भी कर देता था। इससे क्या होता था कि लोगों के अंदर उनका जो माइंडसेट बना ना, कुछ को अच्छा लगा होगा, लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट क्या बन गया कि ये जो राजा है ना, ये कमज़ोर है, तभी ये सजा नहीं दे पाता। राजा कैसा होना चाहिए भाई? बहुत खतरनाक होना चाहिए, खौफनाक हो, सजाए दे, है ना, ताकि हम डरे राजा से। ये उलट करता था, इसलिए इसको क्या दिया गया कि भाई ये संज्ञा दी गई कि ये बहुत कमज़ोर है। वही जो दूसरा वाला आया, एक तो आपका जलालुद्दीन है, अगला वाला आता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उद्दीन दोनों में है, एक जलालुद्दीन है, एक अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल रहा है 1296 से लेकर 1316। ये पूरा खिलजी वंश का है ना, इसमें जलालुद्दीन खिलजी भी आएगा, अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा। 6 वर्ष की बात की तो 6 वर्ष बाद ये आ गया, इसके बाद 1316, इसके बाद बचे हुए 4 साल में देखेंगे आगे क्या होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। उसने अपने चाचा की सत्ता पाने के लिए माने में मदद की। अमीर तुजुक या फिर उत्सवों का शहंशाह के रूप में नियुक्त हुआ। जलालुद्दीन के शासनकाल के
में अलाउद्दीन की दो प्रमुख जीत थी। 1292 में भीलसा विदिशा को जीता और उसके बाद अवध को इकता प्रदान किया। अरीजे मुमालिक युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ। सन 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया तथा देवगिरी को अपने अधीन किया। इस सफल अभियान ने साबित किया कि अलाउद्दीन खिलजी एक सक्षम सेनाध्यक्ष और कुशल योजनाकार था। जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा तथा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो ससुर इसलिए क्योंकि होता क्या है, इस्लामिक में जो ब्लड रिलेशन में नहीं होते उनमें शादी हो जाती है, इसलिए दोनों ही टर्म में आप इसको याद रखिएगा, भतीजा भी है, ठीक है, और ससुर भी। और 1296, क्योंकि असल बात है कि सेना में काफ़ी अच्छा था, सेना अध्यक्ष बहुत अच्छा था और महत्वाकांक्षी बहुत था। महत्वाकांक्षी का मतलब है हर चीज़ चाहिए और पोस्ट पे चाहिए। अगर वो जिस पोस्ट पे है भी या इतनी गद्दी जीत ली उसे और चाहिए और जीतना है। तो ये जो और जीतने की चाह जिसमें होती है वो महत्वाकांक्षी होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के शासनकाल की निष्ठुर नीतियाँ पुनः लाने का नियुक्त किया। अब मैंने बलबन बताया था, बलबन बहुत ज़्यादा कठोर था नीतियों के मामलों में, बहुत ज़्यादा ही कठोर था। तो इसलिए इसने वैसी नीतियाँ वापस लाने की कोशिश की। जहाँ पर जलालुद्दीन की बात करें तो वो ऐसा नहीं था, वो माफ़ करता था लोगों को। उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीनी और शासनकाल में उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया। ठीक है, उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोह का शासन किया। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक में कई विद्रोह का सामना किया। तारीख फिरोज शाही ने लेखक बर्नी का नाम ध्यान रखिएगा, लेखक है तो बहुत ही फेमस, ठीक है, लेखक बर्नी उस टाइम के थे। तारीख फिरोज शाही ने लेखक बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने महसूस किया कि इन विद्रोह के 4 प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण होता है गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता। जब आपके जो स्पाइस होते हैं, गुप्तचर होते हैं, ठीक है, जो खुफिया बातें आपको बताते हैं छुप छुप के, वो अगर कमज़ोर है आपके तो आपका शासन कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर कोई विद्रोह होगा तो वह कैसे होगा, छुप कर होगा ना, या चिल्ला कर होगा कि भाई साहब मुझे विद्रोह करना है, छुप छुप के होगा। तो वो छुप के जो खबर दी जाएगी वो गुप्तचर द्वारा दी जाएगी, और आपके गुप्तचर ही अगर कमज़ोर हुए तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहीं विद्रोह होने वाला है। तो अगर कहीं जगह पे विद्रोह होता है तो उसका पहला कारण क्या होता है, अयोग्य गुप्तचर, ठीक है। सेकंड आ जाता है शराब का आम उपयोग, ठीक है, क्योंकि जब अगर अल्कोहलिक का जो है अगर सब लोग आम यूज़ करने लग जाते हैं तो लोगों के अंदर अपने जो भड़काव आता है ना, लोगों के अंदर, लोग पी के भड़क जाते हैं, है ना, दंगे करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जितना भी जिनका अगर हम सिर्फ कुलीन लोगों तक रखें, अमीर लोगों तक, तो वो वहीं तक ही सीमित रहता है। लेकिन आम लोग भी अगर पीने लग जाते हैं तो वो अपना अंदर की बात जो है विद्रोह के रूप में दिखाते हैं, ठीक है, हर जगह दंगे करेंगे। कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध। कुलीनों के मध्य सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध से होता क्या है कि कुलीन और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। कुलीन होते हैं अमीर वर्ग, और अमीर वर्गों में ही शादी या सामाजिक संबंध होने लग गए तो वो और अमीर होंगे, संगठित होंगे। और अगर अलाउद्दीन खिलजी का किस तरीके से माइंडसेट था कि जो भी अमीर लोग हैं उनकी पावर छीन लो, उनसे पावर मत दो उनको ज़्यादा। अब आप पावर उनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो संगठित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि विवाह की वजह से वो दोनों मिल गए जुड़ गए, तो इससे वो जो उनके है ताकत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और विद्रोह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है भाई जो कुलीन वर्ग है
कुलीनों में विवाह और सामाजिक संबंध। और कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति, कुछ ऐसे अमीर भी होते थे जिसके पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति होती थी, और ज़्यादा पैसे होंगे, दौलत होगी। तो होता क्या है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, वो आम जनता को क्या चाहिए? पैसे, दौलत। तो वो विद्रोहों को बढ़ा सकते हैं, पैसे देके विद्रोह बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोगों के विद्रोही संगठन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर पैसे ज़्यादा तो वेपन्स दे सकते हैं, हथियार दे पाएंगे। देखा जाएगा तो अगर किसी कुलीन के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उस पैसे का वो मिसयूज़ कर सकता है, गलत इस्तेमाल। तो ये वो आप अच्छा तो दिखाइए मैंने। कुछ मुद्दे तो सुनकर इंस्टेंट समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, शराब का आम उपयोग जब अचानक से पढ़ा था ना मैंने, तो मैं तो यही समझ नहीं पाया कि इसको विद्रोह से कैसे कनेक्ट करूँ। इसको बाद इंस्टेंट्स आ गया था ये मुद्दा। इस चीज़ को पढ़ा तो नहीं है, मतलब मेरी किताबें अलग है, डिफरेंट है। मैंने आर्य शर्मा पढ़ी है, मैंने उपिंदर सिंह पढ़ी है ना। और इसको देखा जाए तो मैंने सतीश चंद्र पढ़ा है, उसमें ये नहीं लिखा। इसको किसी अलग तरह से लिखा, भाई बहुत बड़े लेखक ने लिखा है ना, वो एक बड़े हिस्टोरियन ने लिखा है। मैं उसकी किताब पढ़ रहा हूँ और ये है NIOS। तो कई बार ऐसा आ जाता है ना कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। तब उस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है। ये है कला। ये मैंने सोचा शराब का आम उपयोग, भाई ये किस तरह से विद्रोह बढ़ा सकता है। तो इंस्टेंट मुझे 0.2 में सोचना पड़ा। ऐसे करना होता है पेपर में वो सब चीज़ें नहीं आ जाएगी जो चीज़ आपने पढ़ रखा होगा और वही उठकर आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो उस टाइम इंस्टेंट सोचना पड़ेगा। समय भी कम है, 3 घंटे का पेपर है, समय भी कम है, तो हमें अचानक से सोचना पड़ता है कि भाई अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। छोड़ भी नहीं सकते और गलत सलत भी नहीं लिख सकते, और जल्दी भी करना है, टाइम भी लिमिटेड है, यानी कि आपको 24 घंटे दे रखा है पेपर करने के लिए, तब क्या करें। इसलिए अपने ब्रेन को इस तरीके से शार्प करना है आपको कि इंस्टेंट आंसर दे सकें। मैं तो फिर भी ऑरली बोल रहा हूँ, आपको तो रिटर्न में देना ताकि किसी के सामने भी नहीं बोलना। मैं ऑरली बोल रहा हूँ। शराब का आम उपयोग को मुझे इंस्टेंट सोचना पड़ा 0.2 में कि इसका कैसे मिसयूज़ हो सकता है। शराब का मिसयूज़ जैसे कि आजकल दंगे वंगे जैसे आज होते हैं, वहाँ पर भी होते होंगे। और विद्रोह को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा ये है कि लोगों की दिल की बात निकलती है। जब शराब आम लोग पीते हैं तो लोग शराब में कुछ भी बोलने लगते हैं, विद्रोह बढ़ता है लोगों के अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ है, सुल्तान ये अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा, हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, हमें ख़त्म करो, इसको बर्बाद कर दो। ये चीज़ ये लोगों के अंदर निकलता है। लोग ड्रिंक किए हुए शराब के नशे में ये सब चीज़ें कर देते हैं। ये इंस्टेंट सोचना पड़ा मुझे, वरना इसके और कोई कहीं क्या ही हो सकता है इसमें। ठीक है, देख लीजिए। इन विद्रोह की कड़ियों को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ नियम बनाए तथा उन्हें लागू किया। तो अलाउद्दीन बार बार बोलता है, आलू आलू कुछ मुंह से साउंड से निकल रहा भाई। तो अलाउद्दीन ना बोलते हुए सिर्फ नॉर्मली खिलजी बोलेंगे तो हम समझ जाते हैं कि जलालुद्दीन की बात खत्म हो चुकी है, जली हुई। ये जो जलाउद्दीन है ये खत्म हो गया है। तो इसमें दोनों को याद करने का अच्छा है। जलाउद्दीन में जिसमें जला हुआ है, ठीक है, अलाउद्दीन में आलू याद कर लेना, ठीक है। उद्दीन दोनों में है और खिलजी दोनों में। तो दो ही के नाम लिए जाएंगे, दो ही है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर पद्मावती बनी हुई। तो कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके स्टडी के मटेरियल को याद करने के लिए। मतलब जो चीज़ आप लिखित में देख के बोर हो रहे हो, उसकी मूवी बन रही है तो क्या ही बात हो ना, बात बढ़िया हो जाती है कि आप मूवी में देख रहे होते हैं। माना उसमें भी थोड़ा सा मिर्च मसाला तो डालेंगे ही मूवी को बढ़िया बनाने में, है ना। मिर्च मसाला डालते हो, ये सब चीज़ें होती नहीं है, मिर्च मसाला डालते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स तो होंगे, क्योंकि विदाउट फैक्ट्स मूवी बनाने पर बैन लग जाएगा। अगर आप विदाउट फैक्ट्स बनाओगे ना तो बैन लग जाएगा।
जैसे ये पृथ्वीराज चौहान में हुआ ना, पृथ्वीराज चौहान मूवी लिखी थी जबकि गलत है, फिर उस पर दंगे हुए और फिर उसको हटाकर लिखा गया सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी। तुम सम्राट कैसे नहीं लगा रहे? क्योंकि अंतिम सम्राट था वो हमारा, सम्राट कैसे नहीं लगा रहे हो आप? ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये लोग लेवल ने ठेका भी ले रखा है, या भाई अगर कुछ खराब होगा तो हम आएंगे बताने के लिए, उनको हिस्ट्री पता हो या नहीं पता हो, दंगे करने के लिए पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो खैर वो और बात है। खिलजी में आपको आ जाते तो उसमें ये याद कर लीजिएगा, उद्दीन दोनों में एक जला है और एक आलू से याद रखिएगा, ठीक है, मेमोराइज कर लीजिएगा। अब मैं बार बार इसे अलाउद्दीन बोलते बोलते आलू ही ना निकल जाए, तो इसको चेंज करते हैं, हम सिर्फ खिलजी की बात करते हैं। तो हम खिलजी की बात कर रहे हैं तो हम नीचे वाले की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जलालुद्दीन की 6 वर्ष की जो बात है वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो इस विद्रोह तो हो रहे थे, इसको रोकेंगे कैसे फिर? वह परिवार जिन्हें मुफ्त में जमीन मिली हुई है वह स्वामित्व वाले वस्तुओं के लिए करों का भुगतान करेंगे। जैसे फ्री में जमीन मिली थी, दान, गिफ्ट, जैसे मुफ्त में जमीन मिल गई ना, खरीदी नहीं थी उन्होंने, उनको मुफ्त में जमीन मिली है, उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया और प्रभावी बनाने के लिए समुचित उपाय बनाए। उन्होंने सबसे पहले इसी को टारगेट किया। अयोग्य गुप्तचर है ना, इसे स्ट्रॉन्ग करो। बेस्ट स्पाइस, तो भैया बेस्ट शासन, ठीक है, बेस्ट गुप्तचर, बेस्ट शासन। इसके बाद आ जाता है शराब का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया। दंगे होते हैं शराब का आम यूज से, तो इसको बैन किया गया, ठीक है, कि जो आम लोग शराब पीते हैं उसको बैन करो, ठीक है, प्रतिबंधित कर दीजिए। शराब जो है वो शराब को बैन करो, और शराब का जो यूज है वो अमीर लोग करेंगे, कुलीन वर्गों में होगा या एक लिमिटेड दे के रखा होगा, आम यूज नहीं हो सकता। शासन की अनुमति के बगैर अभिजात्य वर्गों के आसपास सामाजिक समारोह तथा शादी विवाह पर रोक लगा। तो शासन का जो अनुमति है, अगर आप अनुमति के बगैर, जो अमीर लोग थे वो आप ऐसे समारोह या सामाजिक रूप से जुड़ नहीं सकते। सामाजिक रूप से जुड़ने का मतलब है दोस्ती यारी होती है, और दोस्ती यारी में तुम भी अमीर मैं भी अमीर जुड़ जाते हैं, फिर बातचीत होती है शासन के खिलाफ, शासन सुल्तान के विरुद्ध, और सुल्तान के विरुद्ध बातें होंगी तो विद्रोह होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, कि वो दोनों बातें अगर दोनों ही नाखुश है शासन से या फिर सुल्तान से, तो फिर वो दोनों बातचीत करेंगे कि भाई ये जो है इसको सुल्तान को हटा देना चाहिए हमें, तो हम सब जो है हमको मिलकर करना चाहिए, कुछ विद्रोह करवाना चाहिए। ये कारण कि उसने क्या कर दिया कि बिना आप खिलजी से पूछे हुए, सुल्तान से पूछे बिना आप ये समारोह नहीं कर सकते। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। अब इसके बीच में अगर बात करते, कोटेशन है जिसके अंदर बताया गया कि उसने किस प्रकार से बाजार में सुधार किया था। तो हम सिर्फ रीड करते हैं। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए कुछ उपाय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो खिलजी की एक विशाल सेना रखना चाहता था अतः उसे आवश्यक वस्तुओं को मूल्य कम किए और निर्धारित कर दिया। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए खिलजी के विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार बनाए। अनाज बाजार को मंडी, कपड़ा बाजार सराय आदिल, घोड़े जानवरों गुलामों का बाजार। अलाउद्दीन ने एक पर्यवेक्षक शाहाना ये मंडी को नियुक्त किया जिसकी अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। शाहाना ये मंडी अतिरिक्त अलाउद्दीन बरीद जिसका है सूचना अधिकारी, मुहियन जिसको कहते हैं गुप्तचर, के द्वारा भी बाजार की दैनिक जानकारी का पता चलता था। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होता था कड़े दंड। और मैंने बताया भी अलाउद्दीन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था दंड के मामले में, माफ़ नहीं करता था। जैसे राजधानी से निष्कासन, वो एकदम राजधानी जो है दिल्ली, निकलो दिल्ली से बाहर निकलो। आर्थिक दंड, जब्त करो भाई, जमीन जब्त करो इसकी। जेल या अंग भंग मतलब हाथ काट देना, पैर काट देना, शरीर खराब करो इसका।
घोड़ों के मूल्यों का नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अच्छे घोड़ों की आपूर्ति के बिना सेना की कार्य कुशलता सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़ों के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके कम मूल्य सुनिश्चित किए गए। अब यहाँ पर बाजार को उसने सुधारा, क्योंकि बाजार बहुत अच्छे नियंत्रित करता है उसके आर्थिक को, है ना, पैसे को नियंत्रित करता है, इसलिए उसने पैसों को सुधारा। दूसरा, घोड़ों के मामले में उसने ज़्यादातर ध्यान दिया था। क्यों? क्योंकि तेज घोड़े चाहिए। और हमने ये पढ़ा भी है कि दिल्ली में जो एंट्री इसको मिली, फाइनली जितने भी इस्लामिक किंगडम ये घुस गया। अब क्यों घुसा? क्योंकि उसने, गौरी ने तेज घोड़ों की सेना लेकर आया था। तेज घोड़ों की सेना नहीं होती तो पृथ्वीराज चौहान हारता नहीं, और फिर चांसेस थे कि पृथ्वीराज चौहान हारता नहीं, क्योंकि सेना में बड़ी थी, तो हारता नहीं। दिल्ली में गौरी कभी आता नहीं, गौरी नहीं आता तो बाकी जितना शासन है वो भी नहीं आ पाता, इसलिए उसने घोड़ों पे बड़ा ध्यान दिया था। खैर, दिल्ली सल्तनत की विस्तार की पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत के पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच गई थी। उत्तर भारत की तरफ वो बढ़ता जा रहा था। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार के अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की। खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात के विशाल संपदा के प्रति भी आकर्षित था, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्पल्स थे वो भी बहुत लूटा जाता था, जैसे वो मंदिर को लूटा था, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था, तो उसको लूटना था। 1299 में अलाउद्दीन के दो प्रमुख सेनापति उलुग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया, और गुजरात का शासक राय करण जान बचाकर भाग गया और सोमनाथ मंदिर जीत लिया गया। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर टेम्पल में आता है, जो 13 ज्योतिर्लिंग के में एक है, ठीक है, शिव जी का मंदिर है। विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया, यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारी भी नहीं बख्शे गए। कई गुलाम बंदी बनाए गए, इसमें मलिक काफूर था, जो बाद में जाकर खिलजी सेना का मुख्य सेनापति भी बना और उसे दक्षिण अभियानों का संचालन किया। गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। तो जहाँ पहले दिल्ली ही थी और उसके पास दिल्ली की गद्दी है, लेकिन उसने दिमाग, मैंने कहा महत्वाकांक्षी है ना, हर चीज़ चाहिए उसको, एक में उसको मन नहीं भर रहा, तो उसने देखा गुजरात में दौलत बहुत है, तो गुजरात को जीता। और यहाँ तक कि वहाँ के उसने मुस्लिम भी नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा उसने, कि मुस्लिम व्यापारी और जो मुस्लिम अमीर है उनको तक लूटा उसने और उसे गुलाम बना लिया गया। और उसमें एक काफूर व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है काफूर, और उसका उनको क्या बनाया गया, फाइनली वो सेनापति बन गया। वो और बात ही को आगे जाके उसने सेनापति बन गया वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के बाद खिलजी ने अपना ध्यान राजस्थान पे केंद्रित किया, और पहला लक्ष्य था रणथंभौर। रणथंभौर का किला जो है वो राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा किला माना जाता था, और खिलजी को चुनौती दे चुका था। और बहुत पहले ये जलालुद्दीन खिलजी को चुनौती दे चुका था, ये रणथंभौर में जो भी व्यक्ति है। राजपूतों का नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए रणथंभौर को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, वरना ये जो राजपूत मिले हुए रहते हैं, अगर रणथंभौर जीत लेंगे तो ये जितने राजपूत है ना, ये इनके मुंह में तमाचा पड़ जाएगा, हार जाएंगे। एक लगेगा ना कि भाई आया खिलजी जीत गया, अब क्या करोगे, वैसा वाली बात हो जाएगी ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था। रणथंभौर पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण राजपूतों के शासक हमीर देव द्वारा 2 विद्रोही मंगोल सैनिकों को शरण देना था। एक और कारण भी था कि मंगोलों को उसने शरण दे रखी थी। मंगोल व्यक्ति आते थे, कई बार उसको दिल्ली चाहिए थी मंगोलों को बहुत, और उसमें कई बार लड़ाई हो भी रखी है। और हमने बात की थी इल्तुतमिश ने लड़ाई भी मतलब इल्तुतमिश ने काफ़ी रोका भी था मंगोलों को, काफ़ी हद तक रोका था उसने, तो इसलिए उसको शरण देने का कारण की वजह से भी एक रीज़न बन गया। असल में लड़ाई करने के लिए रीज़न मिलना चाहिए, क्योंकि ना आप जब लड़ाई करते हो ना तब कई बार ऐसे भी होता है कि बैठ के हो जाती है कि लड़ाई क्यों कर रहे हो, प्यार से बात कर लो यार। तो जब प्यार से बात करते हैं ना तब मुद्दे रखने पड़ते हैं ना, तब क्या मुद्दे रखोगे, हम ऐसे आए थे लड़ाई करने, तो भाई बात भी तो होगी। तो उस टाइम हम ऐसे बोलते तुमने शरण दी है मंगोलों को, इसलिए हम लड़ने आए, मंगोल हमारे दुश्मन है, मंगोलों को तुमने शरण दी है इसलिए हम लड़ने आए। ये कुछ पॉइंट भी है, कुछ राजनीतिक भी दिमाग में खेलना पड़ता है। और लड़ाई तो है ही, लड़ाई तो आप लेकर आए सेना, लेकिन जब सेना काम नहीं चले तब क्या करेंगे, तब दिमाग लगाना पड़ेगा ना। सेना के साथ राजनीतिक कारण लेकर चलते हैं और फिर लड़ाई करना पड़ता है।
तथा खिलजी को शासकों को देने से इनकार कर दिया था। तो उसने लड़ाई कैसे शुरू होगी, तो लड़ाई अभी भी लड़ाई करते हो ना, तो लड़ाई कैसे करते हो, ये पहले कुछ मुद्दे पहले करते थे ना, पड़ोसी लोग आपस में पहले लड़ाई वड़ाई करते हैं, तो पहले कोई कारण बताते हैं। तुमने मेरे यहाँ पर गंदगी फेंकी थी, क्यों फेंकी थी, परसों क्यों फेंकी थी भाई, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। ये जो कारण बन जाता ना, कोई रीजन बनना चाहिए ना लड़ाई करने का। स्कूलों में लड़ाई करते हो तो पहले कोई रीजन बनता है ना लड़ाई करने का, बिना रीजन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बोलोगे ना भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो, तो लड़ाई होने के कारण बनाते हो ना, धीरे धीरे आप मंसूबे बनाते हो लड़ाई करने के, फिर वो सामने वाला मंसूबे बनाता है या लड़ाई करने का, फिर ना लड़ाई शुरू होती है। वैसे ही उसने भी कहा कि देखो भाई हमने मंगोलों को जो आपने शरण दी थी, हमने आपसे मांगा, आपने दिया नहीं उनको, इसलिए अब हम सेना लेकर आ गए। ठीक है, कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण ना फिर वो लगेगा कि ये लोग ना बस हमलावर है, ये राजा नहीं है, ये हमलावर है। राजा और हमलावर में फर्क होता है। राजा कैसा होता है, राजा कारणों की वजह से लड़ता है। हमलावर कैसा होता है, उसको कोई कारण नहीं चाहिए, बस हमला करता है। तो राजा और हमलावर में फर्क होना चाहिए ना, इसलिए वो कारण मांगते हैं। तो कारण ले लिया, मंगोलों को अपने शरण क्यों दी, और दी तो हमें वापस मंगोल मांगे थे तो दिया क्यों नहीं। और राजपूत थोड़े वैसे होते हैं कि अगर आपने किसी को शरण दी ना, तो अब उसका जान बचाना ना ये राजपूतों की जिम्मेदारी बन जाती है। राजपूत उनको दे नहीं पाते, ये क्षत्रिय धर्म है। तो राजपूत क्या करते हैं, नहीं भाई हम मर जाएंगे लेकिन इनको हमने वादा किया था ना, वो वादा नहीं तोड़ेंगे। तो ये कुछ टर्म्स की वजह से भी वो दे नहीं पाते हैं। कुछ होते हैं जो राजनीतिक गेम खेलना चाहते हैं तो खेल लेते हैं। तो अब के बाद आ जाते हैं, तो यहाँ तक कि नुसरत खां को अपनी जान गंवानी पड़ी, और खिलजी को यहाँ पर देने से इनकार कर दिया। रणथंभौर के खिलाफ मोर्चा खोला गया और खिलजी की सेना को बहुत नुकसान हुआ शुरुआत में, यहाँ तक कि नुसरत खां को भी मरना पड़ा वहाँ पर। और अंततः खिलजी को युद्ध के मैदान में खुद आना पड़ा तथा 1301 में अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया। कम 1301 दिल्ली का विस्तार, दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा है, तो अभी 1301 की बात की गई है। क्या जीत लिया, पहले तो गुजरात जीत ही लिया भाई। अब बात की जा रही रणथंभौर का किला जीत लिया था। ठीक है, अब 1301 में खुद ही आना पड़ा इन्हें और जीत गए। 1303 में खिलजी ने एक अन्य शक्तिशाली प्रदेश चित्तौड़ को जीता, और ये चित्तौड़ वाला टर्म आ जाता है पद्मावती। ठीक है, तो मूवी में जो दिखाया गया ना वो चित्तौड़ का। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मावती के प्रति आकर्षण होकर चित्तौड़ पर हमला किया था। ठीक है, टर्म वही है कि उनको वो खुश रीजन बन गया ना, तो ये रीजन बन गया उनको कि अब मुझे चित्तौड़ जीतना है क्योंकि मुझे पद्मावती चाहिए। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कथा को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि इस गाथा का वर्णन जायसी द्वारा 200 वर्ष बाद पद्मावत में पहली बार किया गया। अमीर खुसरो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेखक आ जाता है इसमें, के अनुसार सुल्तान ने आम जनता के कत्लेआम की आज्ञा दी थी। उसने अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन को दिल्ली वापस आना पड़ा क्योंकि मंगोल सेना दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो वो कर रहा था दिल्ली से राजस्थान की तरफ, चित्तौड़ की तरफ। ठीक है, और यहाँ से मंगोल आ रहे थे दिल्ली की तरफ, तो इसलिए क्या कहा भाई वापस चलो भाई। गद्दी खाली करने का मतलब है गद्दी हारना, इसलिए वापस जाना है। तो उसने जीता था, कत्लेआम करने के दिया और अपने पुत्र को खिजर खान के नाम पर चित्तौड़ का जो नाम है उसको खिजराबाद कर दिया था उसने। 1305 में अन-ए-मुल्क के नेतृत्व में खिलजी सेना ने मालवा पर अधिकार स्थापित किया। मालवा थोड़ा नीचे पड़ जाता है, ठीक है, और स्थापित किया और अपने उज्जैन, मंडू, घर, चंदेरी मध्य प्रदेश पे, ठीक है, जिसपे स्त्री मूवी बनी है चंदेरी। मालवा विजय के उपरांत अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को दक्षिण में भेजा। स्वयं सिवाना पर आक्रमण किया और सिजाना के शासक राजा शीतल देव ने दुर्ग की वीरता पूर्वक रक्षा की, किंतु अंततः पराजित हो गया।
तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको नाम थोड़ा उसमें आ जाएगा, हिंदी नेम आ जाएगा और इनका नेम इस्लामिक नेम आ जाएगा। वहाँ पर वो किला कहते हैं, ये लोग दुर्ग कहते हैं। नेम को जितना हो सके आप कोशिश कीजिए कि उसको कहीं आपने देखा हो या आपने मैप में देखा हो, कहीं से देखा हो, आप उन नाम को जितना याद रखोगे, जगह को जितना आपने देखा हो। यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये चित्तौड़ है, वो पद्मावती में बोला गया था, ये जो मालवा है वो साउथ में कही है। और अभी मैंने बोला ये चंदेरी इस मूवी में शूट हुआ है। ये जितना बोलोगे उतना याद रहेगा अलग अलग टर्म से। लेकिन अगर जितना आप बोलोगे कि सारे नेम्स है तो हम नाम भूल जाएंगे। जैसे इतने सारे नाम बोलेंगे तो हम जगह के नाम भूल जाएंगे, और जगह के नाम भूलने नहीं है क्योंकि ये शब्द बनाएंगे और यही आपके आंसर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्षा की, लेकिन फाइनली वो हार गया। 1311 में अन्य राजपूत प्रदेश जालोर सल्तनत का हिस्सा था और 1311 में अलाउद्दीन ने राजपूतों के सभी क्षेत्रों को जीत लिया और उत्तर भारत का शहंशाह बन गया। फाइनली 1311 उत्तर भारत पूरा जीत लिया। फाइनली अब पूरा जीत लिया। अब थोड़ा साउथ की तरफ जाना है इनको, दक्षिण भारत की तरफ। 11 में जितने भी किले उसने जीते, धीरे धीरे वो उत्तर भारत का शहंशाह बन गया। क्या बेटा बोरियत हो रही है? अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। देखो एक बार टाइम देख लेता हूँ, उसके बाद विस्तार करते करते अब वो पहुंच गए दक्कन या फिर आपका दक्षिण भारत की तरफ पहुंचे। तो अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षी उत्तर भारत पर अधिकार के साथ पूर्ण नहीं होती है। दक्षिण को जीतने के लिए वे बहुत कटिबद्ध था। दक्षिण भारत का संपत्ति ने उसे आकर्षित किया। दक्षिण में युद्ध के लिए अलाउद्दीन के विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में फौज को भेजा गया। नायाब का कार्यभार संभालना था, जो नायाब का कार्यभार संभाले थे। सन 1306 से 7 में अलाउद्दीन ने दक्कन में अपना पहला अभियान किया। तो इसका जो पहला अभियान था, अभियान 1, वो क्या था 1306 से लेकर 7 के बीच में। उसका पहला निशाना गुजरात का पूर्व शासक रायकरण था, जो अब बगलाना का शासक था, अब खिलजी से पराजित हुआ। उसका अगला निशाना देवगिरी का शासक रामचंद्र था, जिसने पहले सुल्तान को राशि देने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं दी। रामचंद्र ने हल्के संघर्ष के उपरांत मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ। उससे गुजरात का एक जिला प्रदान किया गया तथा उसकी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से हुआ था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति गर्मजोशी का परिचय दिया, क्योंकि वह दक्षिण के अभियानों में रामचंद्र को साथी बनाना चाहता था। तो जिसको डिफीट किया गया रामचंद्र को, और उसने फाइनली क्या कर दिया, क्या नाम है, रामचंद्र ने बहुत हल्का संघर्ष हुआ। हल्का संघर्ष का मतलब है ज्यादा लड़ाई हो ही नहीं पाई। ज्यादा लड़ाई होगी तब कुछ हो तो बात हो, लेकिन उसने ज्यादा लड़ाई नहीं की। उसने सोचा इससे लॉस मिलेगा, मुझे जीत तो पाऊंगा नहीं। उसने पहले आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद उसको गुजरात का एक जिला भी दे दिया गया, और उसके बाद उसकी बेटी का विवाह हो गया अलाउद्दीन खिलजी से। अब ये तो हो गया, उसके बाद भी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रामचंद्र को अपने साथ मिलाकर उसको कहा कि हाँ आप मेरे साथ चलो साउथ में लड़ने के लिए, और साउथ जीतना है मुझे। सन 1309 के उपरांत मलिक काफूर दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान पर रवाना हुआ और पहला आक्रमण किया तेलंगाना क्षेत्र में, जो आज अपने आप में एक स्टेट है। स्टेट को बांटा गया है, आंध्र प्रदेश इधर है, तेलंगाना इधर, ठीक है। तो तेलंगाना को उसने पहला हमला किया था 1309 पे। तो 1309 है, हमला किया गया तेलंगाना पे। जिसके क्षेत्र में वारंगल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ था। तो वारंगल के शासक के प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले लड़ाई की।
घेराबंदी कई महीनों तक चली और समाप्त हुई, और जब प्रतापरुद्र देव के सुल्तान को अपनी संपत्ति पर में हिस्सा देने तथा सुल्तान को शुल्क अदा करने का वादा किया, और उसने भी फाइनली कहा कि मैं आपको अपने तरफ से पैसे जो है देता रहूँगा, ख़त्म करता है युद्ध। तो उसने भी एक तरह से देखा जाता आत्मसमर्पण जैसा टाइप का हो गया, और युद्ध खत्म भी हो गया। युद्ध लेकिन कई महीनों तक चला। और दूसरा अभियान द्वार जो है समुद्र तथा मालाबार, वर्तमान जो कर्नाटक और तमिलनाडु के खिलाफ था। उसके बाद अगला अभियान चला किसके तरफ? तमिलनाडु और कर्नाटक में। ये समुद्री क्षेत्र में आ गया। कहाँ का? मालाबार का। तो उसके बाद समुद्र शासक बल्ला तटीय यह समझने के पश्चात मलिक काफूर जो है को हराना असंभव है, बिना किसी संघर्ष के सुल्तान को शुल्क अदा करना स्वीकार कर लिया। और मालाबार पांड्य राज्य था तब कि यदि बात करें तो सीधा संघर्ष नहीं हो सका। हालांकि मलिक काफूर ने समृद्ध मंदिरों द्वारा सहित बहुत ज्यादा लूटपाट की। उसमें चिदम्बरम का मंदिर मुख्य था। चिदम्बरम का एक मंदिर है, उसको लूटा गया। तो अमीर खुसरो ने लिखा है 512 हाथियों, 7000 घोड़े और 500 मन, उस टाइम पर कैलकुलेशन में जाना जाता है, ठीक है, 500 मन बहुमूल्य पत्थरों के साथ लौटा था। कौन? अमीर क्या नाम है? काफूर। तो काफूर गया था इस अभियान के लिए नीचे। तो वो जब वापस लौटा था नीचे साउथ से, तो वो 512 हाथी, 7000 घोड़े और 500 मन वो हीरे पत्थर जैसे तरह के पत्थर होते हैं ना, नगीने पत्थर, वो लेकर आया था। मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं ने दक्कन प्रदेशों में अपना नियंत्रण कायम रखा। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में पुनः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और कुछ दिनों के लिए मलिक काफूर सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसे हटा दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी जल्दी मारा गया तथा खुसरो ने गद्दी हासिल की। हालांकि उसका शासन भी अधिक लंबा ना चला और गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला, और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के मात्र 4 वर्ष बाद ही खिलजी साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जैसी मृत्यु होती है उसके बाद कई लोग उसमें बैठते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो काफूर का नाम ही बात सामने आ रहा है कि इसके मरने के जस्ट बाद आ रहा है मलिक काफूर, जो नीचे आकर मालाबार में उसने कितना कुछ जीता था। उसके बाद आ जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो उस टाइम पे आया होगा। उस टाइम पे जितने भी अधिकारी होते थे ना, जो बेस्ट लग रहा है उसको बैठाया जाता है, ठीक है। मुबारक शाह उससे भी आया, वो भी हटाया गया। फिर मुबारक शाह को जल्दी मार दिया गया। फिर खुसरो आ गया, फिर खुसरो गद्दी पे बैठा, फिर वो भी हट गया और उसका भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। फिर गयासुद्दीन तुगलक आया और इसके बाद तुगलक की एंट्री हुई, ठीक है। तो इसके बाद तुगलक की एंट्री होती है और गयासुद्दीन तुगलक आता है और उसके बाद फाइनली जाके अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद ही उलट पुलट हो रहा है मामला और तुगलकों का स्टार्टिंग शुरू हो जाती है।